धीरे धीरे बिस्तर पर बैठे बैठे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आहाना ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। उसकी सांसें भी तेज हो गई थी। आर्यांश की नज़र अब आहाना के नर्म गुलाबी होठों पर थी, जिसके रस को वो पी जाना चाहता था। उसने अपने होंठ धीरे धीरे आहाना की तरफ बढ़ाए। हेलो गाइस, तो आ गया है सांसों में बसे हो तुम का न्यू एपिसोड। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने सुना कि आर्यांश, आहाना, विक्रांत और निशा चारों मिलकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते में सिर्फ सलाद और सूप था, जिसकी वजह से निशा और आहाना कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। तभी दिव्या की एंट्री होती है और वो आहाना और निशा को नीचा दिखाने लगती है। अब आगे। दिव्या के ताने निशा और आहाना दोनों को ही समझ आ रहे थे। तभी विक्रांत माहौल को थोड़ा बेटर करते हुए कहता है, ओ कम ऑन दिव्या दी, अरे जो स्वाद हमारे इंडियन खाने में है वो इन सब विदेशी खानों में कहाँ। निशा भी कहती है, हाँ बात तो सही है, हमारे इंडियन फूड की बात ही कुछ और है। आहाना और आर्यांश चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। आर्यांश नोट कर रहा था कि आहाना और निशा दोनों की ही प्लेट्स खाली थी। दोनों ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया। दिव्या बोलती है, आहाना तुम बताओ, क्या तुम्हें भी वो अनहेल्दी इंडियन फूड पसंद है? वैसे मैं बता दूं, आर्यांश को तो ज़्यादा मसालेदार इंडियन फूड बिल्कुल नहीं पसंद। उसे और मुझे हमेशा से ही हेल्दी खाना पसंद है। ये सुनकर आहाना को थोड़ा अजीब लगा कि ये लड़की बार बार आर्यांश का नाम इतने प्यार से क्यों ले रही है। तभी वो जवाब देते हुए कहती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। उसी वक्त दिव्या बोलती है, बिल्कुल सही कहा। शायद तुम्हारी और आर्यांश की पसंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर मेरी और आर्यांश की पसंद तो हमेशा से ही सेम रही है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आर्यांश को तो मैं उससे भी ज़्यादा जानती और समझती हूँ। ये सारी बातें आहाना और निशा को थोड़ी अजीब लग रही थी। तभी निशा बोलती है, बहुत अच्छी दोस्ती लगती है आप दोनों की। दिव्या, सिर्फ दोस्ती नहीं, मैं और आर्यांश तो बेस्ट फ्रेंड हैं। कह के वो आर्यांश से कंफर्मेशन मांगती हुई पूछती है, क्यों है ना आर्यांश? आर्यांश भी अपने गर्दन को थोड़ा मूव करते हुए कहता है, ये बात आहाना को अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत चेयर से उठकर खड़ी होती है और कहती है, ओके दिव्या, तुम आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय करो, मुझे और निशा को हॉस्पिटल में जाना है, इसीलिए अब हमें निकलना होगा। कह के वो निशा के साथ वहाँ से निकल जाती है। आर्यांश को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि आहाना बिना कुछ खाए ही घर से ऐसे ही निकल गई, पर वो क्या करे। किसी को मनाना, उसकी केयर करना, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, ये सब तो उसे आता ही नहीं था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप फ़ोन चला रहा था। उसने भी ब्रेकफास्ट खाना बंद कर दिया और फ़ोन में कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स चेक करने लगा। तभी दिव्या बोल पड़ी, इन दोनों ने तो कुछ भी नहीं खाया। वो भोला और बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है, आर्यांश, क्या मेरी कोई बात आहाना को बुरी लग गई? मैं तो बस उन लोगों से बात करके उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। लगता है उन लोगों को मैं पसंद नहीं आई।
विक्रांत दिव्या का ये बदलता हुआ एटीट्यूड देख रहा था, पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं विक्रांत और आर्यांश दोनों ही उसे अपनी अच्छी दोस्त समझते थे। आर्यांश बिना किसी भाव के दिव्या को कहता है, ऐसी बात करनी क्यों जिससे बाद में कोई गिल्ट होने लगे। उन लोगों को थोड़ा टाइम दो, वो अपने आप ही यहाँ के माहौल में ढल जाएंगी। विक्रांत भी बोलता है, यस दिव्या दी, वो दोनों बहुत अच्छी हैं। देखना, आप लोग बहुत जल्द अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे। दिव्या थोड़ा स्माइल करती है, बट अंदर ही अंदर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे लगा कि ये सब बातें बोलकर आर्यांश और विक्रांत को उसके लिए बुरा लगेगा, बट वो दोनों तो बस आहाना और निशा की अच्छाई ही गिना रहे थे। दिव्या बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मैं सोच रही थी कि आर्यांश की शादी हो गई और किसी को कानो कान खबर ही नहीं। सभी लोगों को अभी भी लगता है कि आर्यांश की शादी हुई ही नहीं है। मीडिया तो अभी भी अलग ही जांच पड़ताल में लगी हुई है। उन्हें तो आर्यांश ओबेरॉय की होने वाली वाइफ का चेहरा रिवील करना है। आई थिंक हमें इन र्यूमर्स को कुछ कह के शांत कर देना चाहिए, ताकि आहाना सेफ रहे। वैसे भी आहाना को कुछ जानता नहीं है, वो मिडिल क्लास घर से आती है ना। हमें अभी कुछ दिन आर्यांश की शादी हाइड करके ही रखनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि शहर का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून एक मिडिल क्लास लड़की के प्यार में फंस गया। तभी आर्यांश थोड़ा डरावनी आवाज़ में कहता है, दिव्या प्लीज़, आहाना अब मेरी वाइफ है, उसे बार बार मिडिल क्लास बुलाना बंद करो। कह के वो चुपचाप वहाँ से उठकर निकल जाता है। दिव्या का तो अंदर ही अंदर खून उबल रहा था। वो आर्यांश को जाते हुए देख रही थी। तभी विक्रांत कहता है, रिलैक्स दिव्या दी, आप तो जानती हैं ना कि भाई आहाना भाभी के बारे में कुछ सुन नहीं सकते। दिव्या थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है, देखते हैं कब तक नहीं सुन पाएगा। ये कहकर वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है। विक्रांत को दिव्या की ये बातें समझ नहीं आती। उसे लगा दिव्या ये सब बस गुस्से में बोल गई है। उसे क्या पता था कि दिव्या अंदर ही अंदर किस आग में जल रही थी। दूसरी तरफ आहाना और निशा दोनों ही कार के पीछे बैठी हॉस्पिटल जा रही थी। तभी आहाना कहती है, ये सब क्या है निशा, हम टैक्सी भी तो कर सकते थे, ये कार और ऊपर से पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड्स की कार। हम इससे पहले भी तो आराम से इस शहर में घूमते थे ना, इतनी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। अजीब पागल इंसान है वो आर्यांश ओबेरॉय। निशा भी उसे शांत कराते हुए कहती है, क्या पागलपंती की उन्होंने। भूल मत कि अब तू आर्यांश ओबेरॉय की वाइफ है। अपना हक जताना सीख पागल, जैसे वो दिव्या जता रही थी। आज तूने देखा ना वो कैसे हम दोनों को नीचा दिखा रही थी और आर्यांश सर से मीठी मीठी बातें कर रही थी। मुझे तो शक सा हो रहा है उस दिव्या की नीयत पर। आहाना उसके सर पर टपली मारते हुए कहती है, पागल वागल है क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं यार। हाँ अजीब तो मुझे भी लगा, पर तू ही सोचना, बेस्ट फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, जैसे कि तू और मैं। निशा आहाना को वापस समझाते हुए कहती है, पागल है क्या, तेरी मेरी बात अलग है, सुना नहीं।
कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? मुझे पक्का यकीन है कि इस दिव्या मैडम को आर्यांश सर पक्का पसंद होंगे। याद नहीं कैसे सिंदूर भरते टाइम वो आकर तमाशा करने लगी। आहाना को ये सारी बातें थोड़ी सही तो लग रही थी, पर वो किसी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करती थी। वो थोड़ा चिढ़ कर कहती है, बस कर निशा, अगर वो मिस्टर ओबरॉय को पसंद करती भी है तो इससे हमें क्या? हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भूल मत कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादाजी की जान बचाने के लिए की है। ये शादी बस एक समझौता है। निशा, पर आहाना। तभी ड्राइवर कहता है, मैम हॉस्पिटल आ गया। आहाना, ओके, कह के वो निशा की तरफ देखते हुए कहती है, छोड़ ये सब बात। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे दादाजी हैं और कोई भी नहीं, समझी? अब चल। कह के वो कार से उतर जाती है। निशा भी कार से उतरती है और मन ही मन बोलती है, आज नहीं तो कल तुझे भी इन सब बातों से फ़र्क पड़ेगा आहाना। चाहे तू जो भी बोल ले, आर्यांश सर तेरे पति हैं और ये रिश्ता कोई नहीं झुठला सकता। दूसरी तरफ आर्यांश अपनी एक मीटिंग में बिजी था। कुछ कैंडिडेट्स अपना अपना प्रेजेंटेशन आर्यांश के सामने दिखा रहे थे। आर्यांश भी अपने काम में हमेशा की तरह काफ़ी फोकस था। अपनी उस लंबी मीटिंग को अटेंड कर वो अपने कैबिन में जाता है और फिर से काम शुरू कर देता है। तभी उसके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आती है। वो उसे जैसे ही देखने जाता है, स्क्रीन पर आहाना का खूबसूरत सा चेहरा आर्यांश की आंखों के सामने आ जाता है। क्या करे? अब आर्यांश ने अपने वॉलपेपर में ही आहाना की फ़ोटो डाली थी। आहाना के उस मुस्कुराते चेहरे को देखते ही रात का मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। वो अपना सिर सीट में टिकाता है और आहाना को देख सोचता है कि कितनी हिम्मत वाली है आहाना। न जाने कब से उसके दिल में ये सारी बातें चल रही थी कि कितनी हिम्मत वाली लड़की है उसकी आहाना। न जाने कब से उसके दिल में ये सारी बातें चल रही थी, बट इन सब बातों को अनदेखा कर वो तो अपनी ही जिम्मेदारियों में लगी हुई थी। उसने कभी भी अपनी लाइफ से शिकायत नहीं की। आहाना की फ़ोटो देखते देखते उसे ख्याल आया कि इस वक्त उसकी आहाना कहाँ होगी। उसके पास तो अभी भी आहाना का नंबर है ही नहीं। उसने अपने ड्राइवर को कॉल घुमाया। ड्राइवर कॉल उठाकर कहता है, यस बॉस, आर्यांश। मैम कहाँ हैं? ड्राइवर, सर दोनों मैडम हॉस्पिटल के अंदर हैं और मैं बाहर खड़ा हूँ। आर्यांश गुस्से में कहता है, मुझे अपनी वाइफ को देखना है, वीडियो कॉल करो। आर्यांश की ये खतरनाक आवाज़ सुनते ही ड्राइवर के तो पसीने ही छूट गए। उसने डरते हुए कहा, यस बॉस, अभी जाता हूँ मैडम के पास। कह के वो आर्यांश को वीडियो कॉल करता है और कैमरा को बैक करके ही वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। जाते ही ड्राइवर की आंखें खुली की खुली ही रह गई। आहाना इस वक्त एक डॉक्टर से बात कर रही थी और उस डॉक्टर ने अपना हाथ आहाना के कंधों पर रखा हुआ था, जिसे ड्राइवर के साथ साथ वीडियो कॉल पर आर्यांश ने भी देख लिया। आहाना के कंधों पर किसी अजनबी मर्द का हाथ देख आर्यांश का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में उस फ़ोन को ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर से चिल्लाकर अपने सर को पकड़ लिया। उसे फिर से अतीत के वो लम्हे याद आने लगे जब आर्यांश ने अपनी माँ को
किसी और आदमी के साथ देखा था। वो गुस्से से खड़ा होता है और अपने कोट को पहन गुस्से से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। आर्यांश को बचपन से ही प्यार से नफरत थी, क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम से बहुत प्यार करते थे। पर आर्यांश की मॉम ने किसी दूसरे लड़के के लिए आर्यांश, विक्रांत और उसके डैड को छोड़ दिया। आर्यांश के डैड तो अपनी लाइफ के इस अकेलेपन को सह ही नहीं पाए और कुछ ही महीनों में इस दुनिया को और अपने दोनों बच्चों को यानी आर्यांश और विक्रांत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद उस छोटी सी उम्र में आर्यांश ने सब अकेले ही हैंडल कर लिया। उसे हमेशा से लगता कि प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है, पर उसे क्या पता था कि एक दिन वो भी किसी को दिल दे बैठेगा। उसके मॉम और डैड के पास्ट की वजह से उसने आहाना से बिना कुछ सोचे समझे शर्त के दम पर शादी कर ली, ताकि आहाना को कोई उससे छीन ना सके। पर आज आहाना के करीब उस लड़के को देख आर्यांश का तो मानो दिल ही जल रहा था। वो गुस्से में आज कार भी खुद ही ड्राइव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान आहाना अभी भी उस डॉक्टर से ही बातें कर रही थी। आहाना कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था देव कि हम वापस मिलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम मेरे दादाजी का ट्रीटमेंट करोगे। देव हंसते हुए आहाना प्लीज़, वो मेरे भी दादाजी हैं। बचपन में याद नहीं है कैसे मैं तुम्हारे घर आकर कहानियाँ सुनता था। वो तो मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में, नहीं तो आज भी हम साथ ही रहते। आहाना, बात तो सही है। देव, और बताओ, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। पढ़ाई कंप्लीट हुई कि नहीं, और तुम्हारे कैफ़े का क्या हुआ? आहाना, अरे नहीं, पढ़ाई कर ही रही हूँ और कैफ़े तो बस 2 दिन से ही बंद है, बट फिर से स्टार्ट करने का पूरा इरादा है, बस हालात थोड़ी सही हो जाए। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर आर्यांश की कार आकर खड़ी हुई। सारे बॉडीगार्ड्स आर्यांश के सामने अपना सर झुका लेते हैं, पर आर्यांश तो अपनी कार से उतरकर गुस्से से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। वह देव आहाना से कहता है, ये सब तो ठीक है, बट तूने इतनी जल्दी शादी क्यों की? कम से कम पढ़ाई कंप्लीट कर लेती। देव ये बात बहुत ही निराशा से कह रहा था। तभी आहाना उसका जवाब देते हुए कहती है, पर क्या करें, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा देती है। ये सारी बातें आर्यांश ने सुन ली। आहाना का ये जवाब सुनकर आर्यांश का गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अपनी आहाना से ये उम्मीद नहीं थी। जिस शादी को वो अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत डिसीजन समझता था, आज मानो उसी शादी को आहाना ने मजबूरी का नाम दे दिया। वो गुस्से में आहाना की तरफ बढ़ा और उसके कलाई को जोर से पकड़ लिया। वो कुछ कहती कि उसी वक्त आर्यांश उसे खींचकर वहाँ से ले गया। आहाना चिल्लाने लगी, मिस्टर ओबरॉय, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। निशा ने जैसे ही आर्यांश को ऐसे आहाना को ले जाते हुए देखा, वो तो डर ही गई। वो भी दौड़ के उनके पास भागने लगी, पर निशा के जाते जाते आर्यांश आहाना को गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है। निशा तो बहुत चक्की ही रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, ये अचानक से क्या हुआ। उसने झट से विक्रांत को फ़ोन लगाया।
कॉल पे विक्रांत। हाँ बोलो निशा। निशा हाँफते हुए कहती है, आर्यांश सर आहाना को गुस्से में हॉस्पिटल से ले गए हैं। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। विक्रांत थोड़ा जोर से कहता है, व्हाट? पर क्यों? निशा, पता नहीं। तभी निशा के पास देव दौड़ कर आता है और उससे पूछता है, ये कौन था जो आहाना को ऐसे घसीट के ले गया? निशा, एक्चुअली वही आहाना के हस्बैंड है। देव, हाउ रिडिकुलस। मैं और आहाना बातें कर रहे थे, वो अचानक से आया और आहाना को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। ये सारी बातें कॉल पे विक्रांत ने सुन ली और उससे उसी वक्त सब समझ आ गया। वो कॉल पे वापस कहता है, हेलो निशा। निशा, हाँ हाँ बोलो विक्रांत। ये अभी कौन बोल रहा था? निशा, ये आहाना और मेरे बचपन का फ्रेंड है, डॉक्टर देव। आहाना के दादाजी का इलाज अब यही कर रहे हैं। विक्रांत, ओह गॉड। निशा घबराते हुए कहती है, क्या हुआ विक्रांत? निशा को दिलासा देते हुए विक्रांत कहता है, अब कुछ नहीं, तुम शांत हो जाओ, मैं भाई और भाभी के पास जाता हूँ। निशा चिढ़ते हुए कहती है, पर बोलोगे कि हुआ क्या है? आर्यांश सर आहाना को ऐसे क्यों ले गए? विक्रांत थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, निशा प्लीज़ काम डाउन। मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताता हूँ, बट उससे पहले मुझे भाई के पास जाना होगा। तुम हॉस्पिटल में दादाजी का ख्याल रखो, बाकी मैं यहाँ हैंडल कर लूँगा। निशा विक्रांत की ओर भरोसा दिखाते हुए कहती है, ओके आई ट्रस्ट यू। विक्रांत भी उसे उसी टोन में कहता है, डोंट वरी, मैं हूँ ना। कह के विक्रांत फ़ोन कट कर देता है और जल्दी से घर की ओर निकल जाता है। वह दूसरी तरफ आर्यांश गुस्से से बहुत ज़्यादा फास्ट कार ड्राइव कर रहा था। आहाना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे इस वक्त आर्यांश से बहुत डर भी लग रहा था। उसकी शक्ल तो पूरी रोने जैसी हो गई थी, पर उस बेदर्द को इन सब से कहाँ फ़र्क पड़ रहा था। वो तो बस गुस्से में पागलों की तरह कार ड्राइव किए ही जा रहा था। इस वक्त आर्यांश की शक्ल बिल्कुल सपाट हो रखी थी, जो बहुत ज़्यादा आहाना को डरा रही थी। वो फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछती है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने क्या किया? आर्यांश बिना किसी भाव के अपने दांत को पीसते हुए कहता है, आग ऐसी लगाई कि दिल जल उठा। तो अब किस बात का भोलापन? तुम में जान बसती है आर्यांश ओबरॉय की। बस यही वजह है कि तुम इतना आराम से यहाँ बैठी हुई हो। तुम्हारी जगह और कोई होता ना, तो अब तक अपनी जान हाथ से धो बैठता। ये सुनकर आहाना के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने आर्यांश का ये रूप कभी नहीं देखा। वो मन में सोचती है, ऐसा क्या किया मैंने? ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। तभी आर्यांश कार में ज़ोर से ब्रेक मारता है। आहाना ने देखा कि ओबरॉय मेंशन आ चुका था। आर्यांश कार से उतरता है और आहाना की साइड का डोर भी खोल देता है और उसे वापस अपने साथ खींचता हुआ रूम में ले जाता है। आर्यांश उसे अपने कमरे में ले गया। आहाना चलते हुए बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए मेरे हाथ को, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनते ही आर्यांश आहाना को रूम के दीवार से सटाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है? कभी सोचा है कि सामने वाले को कितना दर्द होता होगा?
तुम्हारी हरकतों से। आहाना से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर रोते रोते कहती है, ऐसा ऐसा क्या किया मैंने? क्यों आप मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं? क्या गलती है मेरी? ये सुनते ही आर्यांश ने अपने दोनों हाथों से आहाना के बाजुओं को जोर से पकड़ा और अपनी आवाज़ को लाउड करते हुए कहा, गलती नहीं, गुनाह है। अपने पति के होते हुए किसी और मर्द के साथ बातें करती हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? आहाना ये सुनते ही आर्यांश को एकटक हैरानी से देखने लगी। आर्यांश आहाना के दोनों बाजुओं को और जोर से दबाते हुए कहता है, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे धोखा देने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तो तुम्हारी जान मैं खुद अपने हाथों से ले लूँगा। आहाना ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और आर्यांश को अपनी पूरी जान लगाकर धक्का दे दिया। वो बोली, खबरदार, जो मेरे कैरेक्टर पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया तो। आर्यांश आहाना के इस मूव के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए वो डिसबैलेंस होकर थोड़ा पीछे हो गया और आहाना को गुस्से से देखने लगा। आहाना बोलती है, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं, और आप होते कौन है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? मत भूलिए ये शादी बस एक समझौता है। आपने मजबूर किया मुझे, इसीलिए मैं आपके साथ इस बंधन में बंधी हुई हूँ। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके मन में जब जो आएगा आप मुझे सुना देंगे। डॉक्टर देव मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और अब तो वो मेरे दादाजी का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। मेरा जब दिल करेगा मैं उनसे मिलूंगी और उनसे बातें भी करूंगी। आहाना के ये लफ्ज़ आर्यांश के तो दिल पे मानो तलवार की तरह चल रहे थे। वो भी अपना आपा खोते हुए आहाना की तरफ गुस्से से बढ़ता है और उसके बालों को पकड़ उसके चेहरे को अपनी करीब खींच लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें कहा था ना मुझसे ऐसे बात मत करना। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे दादाजी अगर सांसें ले रहे हैं ना, तो सिर्फ मेरे दिए हुए पैसों की वजह से, समझी? कह के वो आहाना को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से आहाना डिसबैलेंस हो जाती है और उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर थोड़ी चोट लग जाती है और वो दर्द के मारे कड़हा उठती है। आर्यांश के कानों में जैसे ही आहाना की चीख पड़ी, वो परेशान हो गया और चिंता से आहाना की तरफ बढ़ा और उसे उठाकर कहता है कि क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? कहकर वो जैसे ही आहाना का चेहरा अपनी ओर पलटता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत आहाना को उठाकर बेड में बैठाता है और उसकी चोट पर फूंक मारने लगता है। दरअसल टेबल से टकराने की वजह से आहाना को सर पर थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। आर्यांश तो आहाना की उस चोट को देखकर मानो पागल ही हो गया। उसने तो आहाना को जिंदगी भर फूलों की तरह सहेज के रखना था, पर अपनी ही फूल जैसी बीवी पर सिर्फ उसके गुस्से की वजह से आज उसे चोट लग गई। वो चिंता से आहाना के सर पर फूंक मारे जा रहा था और कहता चला जा रहा था, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई। आई एम सो सॉरी आहाना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आहाना देख रही थी कि आर्यांश की आंखों
में पानी आ गया था। उसकी आंखें नम हो रही थी और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। उसे फिर से वापस आर्यांश की आंखों में अपने लिए वो पॉसेसिवनेस और पागलपन दिखाई दे रहा था। वो आर्यांश के हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। आर्यांश ये सुनते ही आहाना को पागलों की तरह उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे दूर जाने के लिए मत कहो, मुझे सज़ा दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा आहाना। कह के वो आहाना को गले से लगा लेता है। आहाना को आर्यांश की ये फिक्र अच्छी तो लग रही थी, पर अभी आर्यांश ने उसके साथ जो भी किया वो उसे भूल भी नहीं सकती थी। आज उसने पहली बार आर्यांश को ऐसे देखा था। वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ाकर उसे देखने लगी। तभी आर्यांश जल्दी से उठता है और अपने बेड के साइड वाले डोर से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और आहाना के पास आकर उसे बड़े प्यार से बैंडेज लगाता है। इन सब के बीच आहाना तो बस आर्यांश को एक
इन सब के बीच आहाना तो बस आर्यांश को एकटक देखे ही जा रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, अभी जो इंसान उसे जान से मार डालने की धमकी दे रहा था वो तो उसकी एक खरोच भी नहीं सह पा रहा। बैंडेज कंप्लीट हो गई। आर्यांश ने हौले से अपने माथे को आहाना के माथे से सटाया और सुकून से उसे महसूस करने लगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त दोनों किसी रोमांटिक मूवी के थंबनेल की तरह अट्रैक्टिव लग रहे थे। आर्यांश बड़े प्यार से और धीमे से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से भी ज़्यादा, इसलिए आज थोड़ी हद पार हो गई। मुझे माफ़ कर दो आहाना। आहाना भी उस मोमेंट में मानो बहक सी गई। उसने भी अपनी धीमी सी आवाज़ में उसे माफ़ करते हुए कहा, माफ़ किया। ये सुनते ही आर्यांश और आहाना ने अपनी आंखें खोली। आर्यांश थोड़ा मुस्कुराया, पर आहाना तो बिना किसी एक्सप्रेशन उसे देखे ही जा रही थी। आर्यांश ने बड़े इंटेंस तरीके से उसके गालों को पकड़ा और उसे अपने करीब लाया। आहाना ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सबसे पहले आहाना के फॉरहेड पर किस किया। आहाना के तो पूरी बॉडी पर मानो सिरहन सी दौड़ गई। उसकी आंखों से एक बूंद पानी छलक गया। जैसे ही आर्यांश की उस पर नज़र गई, आर्यांश ने अपने होंठ आहाना के गालों पर रख दिए और उसके आंसू को पी गया। उसने आहाना के दूसरे गाल में भी किस किया। आज तो आर्यांश अपनी सारी हद पार कर देना चाहता था। आहाना उसे रोकना तो चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसमें इतनी जान ही नहीं कि वो कुछ भी बोल सके। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह अपनी नम आँखों से आर्यांश को देखने का काम कर रही थी। आर्यांश भी आहाना को देखे जा रहा था। आहाना की ये नज़र आर्यांश को पागल बना रही थी। आहाना के गालों को उसने अभी भी पकड़ा हुआ था और उसे धीरे धीरे बिस्तर पर बैठे बैठे लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। आहाना ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। उसकी सांसें भी तेज़ हो गई थी। आर्यांश की नज़र अब आहाना के नर्म गुलाबी होठों पर थी, जिसके रस को वो पी जाना चाहता था। उसने अपने होंठ धीरे धीरे आहाना की तरफ बढ़ाए कि तभी आर्यांश का फ़ोन रिंग होने लगा। रिंग टोन की आवाज़ सुनते ही दोनों मानो होश में आए। आहाना तो आर्यांश को धक्का देकर बिस्तर से उठ गई। आर्यांश भी खुद को संभालता है और बिस्तर से खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा कहानी में आगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन है वो कबाब में हड्डी जिसने इतने रोमांटिक से माहौल को ख़राब कर दिया। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहें सांसों में बसे हो तुम, only on my YouTube channel Dreaming with Preeti. Thanks for watching and subscribe for more.